एपिसोड 7 की शुरुआत में ककेरू और कोहारू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सेंडी उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो, और तुम दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों की नई शादी हुई है। ककेरू उसके सर को हिलाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम पैदा क्यों हुए हो, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो और तुम्हारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। कोहारू ककेरू को मना करती है क्योंकि ककेरू सेंडी को परेशान कर रहा था। कगामी भी सेंडी से मजे लेता है क्योंकि शिप के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं कि सेंडी आलसी है। वो कहता है, तुम्हें ज़्यादा खाना होगा वरना तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। सोराता भी सेंडी को चढ़ाते हुए कहता है, शायद आने वाले समय में मैं तुमसे लंबा हो जाऊंगा। सोराता ने भी सोच लिया है कि वो इस दुनिया के बारे में जानेगा और अपने समय में वापस भी जाएगा। वो सभी सामान देख रहे होते हैं ताकि शिप के अंदर उन्हें उस सामान की ज़रूरत पड़े। मिकोतो और सेंडी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई है जो बिल्कुल एक भूत की तरह लग रहा होता है। वो अपना डरावना चेहरा उन्हें दिखाता है। वो तीनों ही डर जाते हैं। मिकोतो बेहोश हो जाती है। सोराता उसको गिरने से बचाता है। सेंडी और कगामी तोया के पीछे डरकर छुप जाते हैं। असलियत में वो रॉन होता है। ननामी उस मास्क को देखती है। सेंडी भूत से बहुत ज़्यादा डरता है। ओतोमारू खाने की चीज़ को देखता है और वहाँ चले जाता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय के बाद टाउन में आया है। अकीतो ननामी को देख रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने ननामी को गले लगाया था। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो अपनी नज़रें ननामी से नहीं मिला पा रहा होता है। वो पूछता है कि ओतोमारू कहाँ गया। ननामी कहती है, मुझे लगता है कि वो खो गया है। अकीतो ओतोमारू पर गुस्सा हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शिप के अंदर मिकोतो शिप को ठीक कर रही होती है। मिकोतो नहीं चाहती है कि सकुया की जान खतरे में पड़े। सकुया मिकोतो को अपने साथ ले जाता है। तभी उसके पॉकेट से कुछ गिरता है। कोई उसे उठाता है। उसका चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया गया है। वो सब एक ठुकराई हुई बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं। वो सब पहुंच चुके हैं। उस जगह कोई भी नहीं आता है। वो जगह बहुत सुनसान है। कोहारू का पैर एक पत्थर से टकराता है। वो नीचे गिरने लगती है। सोराता उसको बचाता है। कोहारू कहती है, सोराता लगता है तुम्हारी हाइट लंबी हो चुकी है। ककेरू ने कोहारू के हाथ को पकड़ा हुआ है। कोहारू ककेरू से पूछती है कि तुमने अपने ईयरकफ क्यों नहीं पहने हैं। ककेरू कहता है, मुझे ईयरकफ पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ककेरू के बचपन की याद को देखते हैं जिसमें वो अपने पिता के साथ ककेरू के पिता ने ईयरकफ पहना हुआ था और इस समय कोहारू उसके साथ है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सेंडी वहाँ आता है। फिर वो कहता है, तुम दोनों एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहोगे। ककेरू और कोहारू दोनों ही हैरान हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। ककेरू कहता है, तुमने ये बातें कहाँ से सीखी, और फिर से उसके सर को हिलाने लगता है। सकुया अपने कमरे में आता है। वो पूछता है, मिकोतो क्या तुम्हें चाय पीनी है। मिकोतो कहती है, नहीं। मिकोतो अपनी आंखें बंद करती है। मिकोतो कहती है, तुम कुंवारी लड़की के सामने अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रही हो। सकुया कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बैंडेज लगाने के लिए कहता है। मिकोतो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है। सकुया मिकोतो पे गुस्सा है क्योंकि उसने सपने में मिकोतो और कगामी को एक साथ देख लिया था। वो कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम कगामी से प्यार कर रही थी। मिकोतो कहती, तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ थी। वो उसे जमीन पे गिराता है और कहता है, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। मिकोतो कहती है, तुम ऐसा मत कहो। वो रोने लगती है। फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब मिकोतो रो रही थी। सकुया मिकोतो से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि मिकोतो की आंखों में आंसू आए। और बचपन में भी वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मिले थे। वो दोनों ही टाउन की सैर कर रहे होते हैं। ओतोमारू को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी वो एक लड़के से टकराती है। वो लड़का ननामी के हाथ को पकड़ता है। ननामी कहती है, मेरे हाथ को छोड़ो। वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी अकीतो वहाँ आता है। वो उन दोनों को ही मारता है। इस फाइट में अकीतो जीत जाता है। ननामी अकीतो को शुक्रिया करती है
क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। उसकी आंखों में आंसू है। फिर हमें बचपन का समय दिखाया जाता है जब अकीतो और ननामी एक दूसरे को जानते थे। अकीतो कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई के बारे में जानना चाहती थी, वो हमेशा मेरी रक्षा करते थे, वो स्ट्रांग है। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करता हूँ, मैं बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर हम उसे देखते हैं, वो अपनी शक्तियों से उसकी याददाश्त मिटा देती है। वो भूल चुका है कि वो क्या बात कर रहा था। ननामी जानती है कि उसने ये काम गलत किया। वो सब ग्रुप फोटो खींचते हैं। उन सबको भूत से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो इस ठुकराई हुई बिल्डिंग के अंदर आए थे। वो सब अपने डर का सामना कर रहे हैं। सेनरी को हारो के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी एक बूंद सेनरी के ऊपर आकर गिरती है। वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आलसी होने के साथ साथ बेकार है। वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता है और किसी को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा ही अकेला रहना चाहता है। कोहारू कहती है, सेनरी मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं हमेशा ही अकेला रहती थी, लेकिन मैंने उस समय का इंतज़ार किया जब कोई मुझे लेने के लिए आएगा। मैं उस इंसान से मिली जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसे इस समय ककीरू की याद आ रही होती है। वो सेनरी से कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम भी एक दिन उस इंसान से ज़रूर मिलोगे जिसको तुम पसंद करते हो। तभी वहाँ कुछ भूत आते हैं और वो डांस करने लगते हैं। सेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उन्हें वहाँ कुछ और भूत भी दिखाई देते हैं। कोहारू डर नहीं रही होती है, लेकिन सेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है। सेनरी भूतों से डर कर भाग जाता है। कोई कोहारू के हाथ को पकड़ता है। वो अपने मास्क को हटाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ककीरू होता है। वो उन्हें डरा रहा होता है। वो सब अपने डर का सामना कर रहे हैं। सकुया और मिकोतो एक साथ चल रहे होते हैं। सकुया कहता है, मिकोतो अगर तुम्हें डर लग रहा है तब तुम मेरे हाथ को पकड़ सकती हो। मिकोतो मना करती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि सकुया उससे वादा करे कि वो कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। तभी उन्हें कोई भूत दिखाई देता है। मिकोतो डर जाती है। वो सकुया को गले लगाती है और हंसने लगती है। सकुया भी मुस्कुराता है। भूत कोई और नहीं बल्कि ओतोमारू होता है। वही दूसरी ओर अकीतो भी बहुत डरा हुआ है क्योंकि वहाँ पर चूहे हैं, वहाँ पर चमगादड़ भी है। ननामी और सोराता उन्हें डरा रहे होते हैं। वो दोनों ही एक जगह पहुँचते हैं। उन्हें याद आता है कि वो सपने में कैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो ककीरू के गाल पे किस करती है। सोराता भी वहाँ होता है। सोराता कहता है कि मैं किसी को भी नहीं डरा सकता हूँ। तभी उसे वो रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। सोराता उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसे सीढ़ियों पर चलता हुआ देखता है। वो पूछता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। वो पीछे पलटती है और मुस्कुराती है। ककीरू और कोहारू एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। रहस्यमयी लड़की गाना गाती है। तभी शिप का सुरक्षा कवच दिखाई देता है। सोराता को नींद आ जाती है। तोया पूछता है, रॉन तुमने शिप पर हमला क्यों किया? रॉन कहता है, क्या तुम ये सब फिर से शुरू करना चाहते हो? तोया हैरान हो जाता है। तोया उससे कुछ कहने वाला होता है। तभी ओतोमारू अपनी शक्तियों से पूछता है, क्या तुमने सोराता को कहीं देखा है, क्योंकि हम उसको पूरी बिल्डिंग में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ओतोमारू के पास शक्ति है कि वो लाउड स्पीकर की तरह अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकता है। तोया मिकोतो और सुके के पास जाता है। वो पूछता है, क्या तुमने रॉन को देखा है? वो दोनों ही सोराता को ढूंढने के लिए जाते हैं। रॉन कहता है, मिकोतो क्या तुम उस इंसान को ढूंढ रही हो? रॉन के पास वो तस्वीर है। मिकोतो कहती है, तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? और इस समय तोया तुम्हें ढूंढ रहा है, वो उदास होगा। वो जैसे उस तस्वीर को वापस लेने वाली होती है तभी वो उसे धक्का देता है। मिकोतो नीचे गिरने लगती है। रॉन मुस्कुराता है।